बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नोमान मोहम्मद ख़ान बुज़दार एडवोकेट और आप देख रहे हैं बुज़दार लॉ फर्म। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल बुज़दार लॉ फर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। मेरा ये ईमान है, आप जो चीज़ बांटेंगे वही मिलेगी, आप खैर बांटेंगे खैर मिलेगी। अगर आपकी कोई क्यूरी है, जो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बैंकिंग कोड के हवाले से, तो आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। या फिर अगर किसी बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूट ने आपके खिलाफ बैंकिंग कोड के अंदर केस कर दिया है और आपको कोई हेल्प चाहिए या कोई क्यूरी है या केस है, फिर भी आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको विदिन 24 आवर्स आपका जवाब मिल जाएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस बैंकिंग कोड ऑर्डिनेंस 2001, उसका सेक्शन 3 आज हम पढ़ेंगे। सेक्शन 3 है ड्यूटी ऑफ ए कस्टमर। मैं आपको बताता चलूं, ये सबसे अहम सेक्शन है। जब भी कोई बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी कस्टमर को, किसी क्लाइंट को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करने के बाद उस पर सूट फाइल करता है तो वो सूट सेक्शन 9 के तहत फाइल करता है। लेकिन सेक्शन 9 उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब कोई कस्टमर या क्लाइंट सेक्शन 3 के तहत डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जब तक सेक्शन 3 के तहत कोई डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं होता, उस वक्त तक सेक्शन 9 रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस बैंकिंग ऑर्डिनेंस 2001 एक्शनेबल नहीं आता या नहीं होता। और इसी सेक्शंस के तहत बताया गया है कि जब कोई भी कस्टमर या क्लाइंट डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो कास्ट ऑफ फंड उससे कैसे ली जाएगी, क्या रेशो होगी और उसके अलावा क्या क्रिमिनल या सिविल चार्जेस उसके ऊपर लग सकते हैं या कौन से कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन पर क्या उसको पे करना होगा। सेक्शन 3 है ड्यूटी ऑफ ए कस्टमर। इसका सबसेक्शन 1 ये कहता है कि ये कस्टमर्स की ड्यूटी है कि वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से तक अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करें। यानी ड्यूटी ऑफ द कस्टमर क्या है कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ जो उनकी ऑब्लिगेशंस बनती हैं उसको वो फुलफिल करें। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर कोई भी कस्टमर या क्लाइंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करता, तब उसको कास्ट ऑफ फंड देनी होगी उस डेट से, जिस डेट से वो डिफ़ॉल्ट हुआ है उससे लेकर रियलाइजेशन वाले पीरियड तक। अब लेट से 2021 में एक कस्टमर को फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने डिक्लेयर कर दिया कि ये कस्टमर जो है वो डिफ़ॉल्ट है, इसने अपनी ऑब्लिगेशंस हमारी तरफ पूरी नहीं की और ये डिफ़ॉल्टेड लिस्ट में आ गया। और वो कस्टमर जो है 2023 के अंदर बैंक्स को पेमेंट करता है, तो 2021 से लेकर 2023 तक का जो पीरियड होगा उस पीरियड को, वो चाहे 2 साल बने, 1.5 साल बने, 18 महीने बने, उस कस्टमर को कास्ट ऑफ फंड जो है वो बैंक को अदा करनी होगी 2021 से लेकर 2023 तक। उसके पीछे थीम ये है कि रकम तो थी क्लाइंट के पास, कस्टमर के पास, और बैंक ने वो जो अमाउंट किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकता था उसने नहीं की, तो उसने वो प्रॉफिट जो है, वो मार्कअप जो है फोरगो किया, तो जो कास्ट ऑफ फंड है वो ये कस्टमर या क्लाइंट देगा। अब कास्ट ऑफ फंड वो कास्ट होती है जिस कास्ट पर बैंक्स को स्टेट बैंक से अमाउंट मिलती है, और स्टेट बैंक वक्तन फवक्तन हर महीने के बाद एक रेशो देता है कि मैं बैंक्स के साथ ये इस अमाउंट पर, इस परसेंटेज पर रकम दूंगा। तो जिस डेट को डिफ़ॉल्ट हुआ उससे लेकर रियलाइजेशन तक जो डेट बनती है वो कास्ट ऑफ फंड उस कस्टमर को देनी होगी
अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, अगर वो फिनंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करता। उसके अलावा प्लस एक फाइनेंस एग्रीमेंट होता है जो बैंक्स अपने क्लाइंट्स को इशू करते हैं, उसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। उसमें यह भी लिखा होता है कि इन केस अगर कस्टमर या क्लाइंट डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ये क्रिमिनल चीज़ें या ये सिविल जो एस्पेक्ट्स हैं उसको भी वो फेस करने होंगे, उसको भी अदा करना होगा। आम तौर पर लीगल चार्जेस लिखे होते हैं, बैंक उसमें ये लिखता है कि इन केस अगर कस्टमर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, वो सबसेक्शन 1 के तहत अपनी फिनंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा नहीं करता, तब उसको ये कास्ट ऑफ फंड भी देनी होगी। उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई जो भी लीगल फीस है हमारे वकील की, जो हमारा वकील कोर्ट में पेश हुआ, अदालत में पेश हुआ बैंक की तरफ से, वो भी क्लाइंट को देने होंगे। ये हो गया सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर किसी भी शख्स के खिलाफ सब सेक्शन 1 के तहत या इस सेक्शन के तहत कोई भी डिग्री पास होती है, डिग्री कब पास होगी? जब वो कस्टमर जो है फिनंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ अपनी ऑब्लिगेशंस को पे नहीं करता, वो डिफ़ॉल्ट में चला जाता है, तो उसके खिलाफ डिग्री पास हो जाती है सब सेक्शन 1 सेक्शन 3 के तहत। अब फिर सब सेक्शन 3 ये कहता है प्लस उसको कास्ट ऑफ फंड देनी होगी जो कि सब सेक्शन 2 में लिखी हुई है। अब सब सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कस्टमर डिफ़ॉल्ट हो जाता है या फिनंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा नहीं करता, तो उस सूरत हाल में उसको कास्ट ऑफ फंड भी देना होगा, जो कि स्टेट बैंक वक्तन फ़वक्तन सर्कुलर के ज़रिए इशू करती है और बताती है। और किस डेट से? जिस डेट से डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हुआ उससे लेके रियलाइजेशन वाले दिन तक, प्लस कोई भी उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्रिमिनल या सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं, फाइन्स लिखे हुए हैं, वो भी अदा करने होंगे, जो कि आमतौर पर लीगल फीस होती है। और मैं आपको ये भी बताऊं, अभी जो लेटेस्ट जजमेंट आई है 2022 CLD 251, ये रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, और ये जजमेंट जो है ये लाहौर की है, लाहौर हाई कोर्ट की है। आबिद अजीज़ शेख साहब और साजिद अहमद सेठी साहब की रूबरू ये पास हुई। इसमें पंजाब फोर्स वाले थे और SME बैंक के दरमियान ये केस था। उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है, बताया है कि ये जो प्रोविज़न है ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी स्टैचू राइट्स को क्रिएट करता है, राइट्स देता है, फॉर एग्जांपल ऑब्लिगेशंस में बैंक्स के भी राइट्स हैं और कस्टमर्स के भी राइट्स हैं, अगर कोई भी स्टैचू राइट्स देता है तो वो फिर उसके इन्फोर्स करने के, उसकी इन्फोर्समेंट को इंजॉय करने के मोड्स भी प्रेस्क्राइब करता है, और ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। लेजिस्लेटर कहते हैं कि इस एक्ट या प्रोसीडिंग की जो कंप्लाइंस है वो बहुत इसेंशियल है, क्योंकि ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हर तीसरा बंदा डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा, हर तीसरा बंदा कहेगा हम बैंक्स के पैसे नहीं देते, हर तीसरा बंदा कहेगा हम कास्ट ऑफ फंड नहीं देते, हर तीसरा बंदा कहेगा हम लीगल चार्जेस नहीं देते। जहां पर एक राइट क्रिएट किया गया है वहां पर इसको मैंडेटरी किया गया है। ये प्रिक्यूशनरी नहीं है इन नेचर, ये मैंडेटरी है इस नेचर के अंदर, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। इस केस के अंदर जो मैंने रिपोर्टेड जजमेंट आपके सामने बताई है उसके अंदर ये हुआ कि पार्टी जो है वो बैंक के अंदर केस चला, डिफ़ॉल्ट होगी पार्टी, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ उसने अपनी ऑब्लिगेशंस पे नहीं की। जब वो डिफ़ॉल्ट में चला गया, बैंकिंग कोर्ट के अंदर केस चलना शुरू हो गया। वहाँ पर पता चला कि इन मासूफ की एक रनिंग फाइनेंस थी जो वक्तन फ़वक्तन इनक्रीज़ होती रही। इनक्रीज़ होने के बाद जब ये केस चल रहा था, ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ केस, इस पेंडिंग केस में केस के चलते हुए पार्टी ने टोटल प्रिंसिपल अमाउंट बैंकिंग कोर्ट के अंदर डिपॉजिट करा दी।
साथ में जो मार्कअप था वो भी डिपॉजिट करा दिया। जो बैंकिंग कोर्ट है उनके वकील जो है वो फिर रिट में चले गए। उन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने प्रिंसिपल दे दिया, इन्होंने मार्कअप दे दिया, लेकिन ये डिफॉल्ट हुए, जिस टेन्योर में ये डिफॉल्ट हुए उस टेन्योर का कॉस्ट ऑफ फंड ये पे करेंगे। ऑनरेबल कोर्ट ने मुकम्मल फाइल देखी और उसके अंदर ये देखा कि जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ऑब्लिगेशन थे उसमें क्या कस्टमर ने डिफॉल्ट किया है या बैंक का कोई इशू है। एक जजमेंट है 2003 CLD 658, उसके मुताबिक कस्टमर ने डिफॉल्ट नहीं किया था, उसमें कास्ट ऑफ फंड नहीं लगाई गई, उसमें जो जजमेंट पास हुई वो सबसेक्शन 3 के तहत नहीं हुई, तो कस्टमर ने उसका हवाला दिया कि उस केस के अंदर कास्ट ऑफ फंड नहीं लगाई गई थी। तो यहां पर जो चीज थी ऑनरेबल कोर्ट ने देखनी थी वो ये देखना था क्या कस्टमर ने अपनी ऑब्लिगेशंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ जो है वो पूरी की या नहीं की। अगर कस्टमर ऑब्लिगेशंस अदा करने में डिफॉल्ट हुआ तब उसको कास्ट ऑफ फंड देना होगा। ऑन रिकॉर्ड जब रिकॉर्ड को देखा गया, चेक किया गया, तो पता लगा कि कस्टमर ने 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दी, उसमें डिफॉल्ट हुआ था। ऑनरेबल कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि डिफॉल्ट ऑन द साइड ऑफ कस्टमर था। कस्टमर्स ने अपनी ऑब्लिगेशंस टाइम पर नहीं पूरी की। जब कस्टमर ने ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं की तो देन ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हक है कि वो कास्ट ऑफ फंड भी लें, वो लीगल एक्सपेंसेस भी लें। और उसके अंदर यही मेंशन किया गया, यही डिक्लेयर किया गया कि जो सेक्शन 3 है रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस 2001 का, ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। जहां पर ये राइट क्रिएट करता है वहां पर ये मोड्स भी देता है कि उसको किस तरीके से इन्फोर्स करना है। और लेजिस्लेटर कहते हैं कि इसकी जो कंप्लाइंस है प्रोविजन की वो बहुत इसेंशियल है इस एक्ट के लिए, इसकी एक्ट की वैलिडिटी के लिए। अगर उसकी कंप्लाइंस को पूरा नहीं किया जाता, उसको मैंडेटरी नहीं किया जाता, तो फिर जो ये एक्ट है ये वैलिड नहीं रहेगा। तो फिर हर बंदा कहेगा मैंने कास्ट ऑफ फंड नहीं देना। तो उस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने ये फिर हुक्म सादर किया क्लाइंट को कि वो जिस डेट को डिफॉल्ट हुआ था, डिफॉल्ट से लेकर रियलाइजेशन की डेट तक तमाम कास्ट ऑफ फंड भी अदा करेगा, प्लस जो लीगल एक्सपेंसेस है वो भी अदा करेगा, और वो लायबल है ये सब कुछ पे करने का। अगर आपका कोई इशू हो बैंकिंग कोर्ट में, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।